हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी। तो डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी होती क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर ये होती है कि जब एक कुछ कंट्रीज़ अपना एड और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऐसी कंट्रीज़ को जिनमें कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ गया या कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें आप मदद करने के लिए आगे आते हो, तो उसको कहते हैं डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आप रिसोर्स अपने शेयर करते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर आगे आती है, किसी के यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया है, उसमें हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पर इंडिया क्या प्रोवाइड करेगा? अपने रिसोर्सेज शेयर करेगा, अपनी एक्सपर्टीज़ देगा। ठीक है, कुछ अपने ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉय कर देगा ताकि उस एट द टाइम ऑफ क्राइसिस उनकी हेल्प हो पाए। तो ये होता है आपका डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो ऑपरेशन दोस्त है वो चलाया गया था। एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिज़ास्टर रिलीफ मिशन था जो कि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, उसमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एड प्रोवाइड करने के लिए ये पूरा मिशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त एंड अर्थक्वेक ये क्या था? तो एक 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी। तो यहाँ पर इसका जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट क्या है वो यहाँ पर दिया गया है कि जो अफेक्टेड एरिया है वो बेसिकली एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक पर लाई करता है, जो कि अफ्रीका, यूरेशियन एंड इवन अरेबियन प्लेट्स के इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं आपको समझा देती हूँ एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक का भी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरी पिक्चर में। फॉर एग्जांपल ये यूरेशियन प्लेट हो गया आपका, एंड देन फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये यूरेशियन प्लेट है, नीचे आप अरेबियन प्लेट को देख रहे हो, एंड दिस इज़ एनाटोलियन प्लेट। तो यहाँ पर क्या है कि यूरेशियन और अरेबियन प्लेट से एनाटोलियन प्लेट अलग हो गया है। ठीक है, अब ये जो पूरा अफेक्टेड एरिया है वो है एनाटोलियन प्लेट का। तो ये पूरा एरिया यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टर्की जो है वो इसी एरिया में लाई करता है। तो यहाँ पर जब अर्थक्वेक आया तो यहाँ इसी वजह से इसमें तबाही देखने को मिली थी। तो एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक, ये आपका जो ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, इन दोनों के द्वारा ये प्लेट यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट से अलग है। ओके, यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई गई है। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पूरा मामला क्या है या किस तरीके से क्यों यहाँ पर ये ऐसा हुआ है। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी के? तो सबसे पहला तो कॉपरेशन ही आ जाता है। जब भी कोई भी ऐसी डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी चलती है तो यहाँ पर इंटरनेशनल कॉपरेशन प्रमोट करने की बारी आती है, जिसमें किसी मान लो फलानी कंट्री को के पास कोई क्राइसिस हो गया उसमें, तो टाइम ऑफ क्राइसिस में आप इंटरनेशनल कॉपरेशन अपना आगे बढ़ाते हो, है ना, अपना हाथ आगे बढ़ाते हो कि हम कॉपरेट करेंगे आपके साथ। फिर ऑस्लो गाइडलाइंस के हिसाब से जो फ्रेमवर्क इसमें दिया गया है, डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी का फ्रेमवर्क क्या है? तो ऑस्लो गाइडलाइंस एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप कैसे फॉरेन मिलिट्री और सिविल डिफेंस असेट्स यूज़ करते हो डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को। इंडिया का रोल इसमें क्या रहा है डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी में? इंडिया का काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस रही हैं। तो पहले आपका आ जाता है ये एक एथॉस एंड फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में, जिसमें इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस है वो उनके एथिक्स और उनके एथॉस और फिलॉसफी से आता है, वसुधैव कुटुंबकम और यूएन प्रिंसिपल्स के हिसाब से यहाँ पर वही बात की गई है। तो यहाँ पर इंडिया का काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि उन्होंने यूएस पीस कीपिंग मिशन में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, मेजर डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे ऑपरेशन कैस्टर है, ऑपरेशन रेनबो एंड वैक्सीन मैत्री। इनके द्वारा इंडिया ने अपनी ग्लोबल असिस्टेंट एफर्ट्स को शोकेस किया है। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं, इस पर यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से कोई भी टॉपिक लिंक करके बताते हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली एनरिच हो जाता है। जस्ट वन मोर थिंग, दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ मेंस फाउंडेशन कोर्स। तो आप कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पर आप सर्च कोर्सेज पर भी जा सकते हो एंड जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज पर जा सकते हो। तो मेंस फाउंडेशन कोर्स का भी ये पार्ट है। साथ ही साथ आप कोर्सेज में जाओगे स्पेशल कोर्सेज में, देन मेंस इन 300 कोर्स का भी ये पार्ट है। तो डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो अपने आप। ये टॉपिक इसीलिए भी हेल्पफुल है आपके लिए क्योंकि इस कोर्स मेंस इन 300 में एंड मेंस फाउंडेशन कोर्स में आपके जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं तो वो कवर हो जाएंगे। फिर कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स रहते हैं जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर
टर्की सीरिया में हो गया, तो अभी कहीं और भी हुआ होगा पिछले साल, उससे पिछले साल कहीं और कोई और नेचुरल डिज़ास्टर आया होगा। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका हमेशा न्यूज़ में रहता है, जिसमें से ये एक एवरग्रीन टॉपिक बन जाता है, जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन पूछ सकता है। तो ये टॉपिक्स करके जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस लगते हैं उससे। फिर इंडियन ओशन सुनामी 2004 में हुआ था, तो इसका इंटरनेशनल रिस्पांस क्या था, ये कंटेम्प्रेरी एग्जांपल आपका आ जाएगा कि इंडिया ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट एड प्रोवाइड किया था, जिससे कि उसके डिप्लोमेटिक टाइज और गुडविल इन्हांस होता है। जैसे कि आपके श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया हो गए, तो इनको इन्होंने एड प्रोवाइड किया था। फिर हैती अर्थक्वेक 2010 में था, जिसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन देखा गया था। इंडिया ने अपनी कमिटमेंट शोकेस की थी ग्लोबल सॉलिडारिटी के प्रति और एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर हैती को उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, वही चीज़ यहाँ पर शोकेस की गई है। फिर नेपाल अर्थक्वेक 2015 में हुआ था, जिसमें रीजनल असिस्टेंस हमने प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर हमारा जो स्विफ्ट रिस्पांस था, इसने इंडिया के जो क्लोज टाइज है नेपाल और बाकी एक रिलायबल नेबर रोल के प्रति, वो चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई थी। तो इंडिया ने एक मैसिव रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था, जिसमें नेपाल को मेडिकल एड और एसेंशियल सप्लाईज प्रोवाइड किए गए थे। अब कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि ऑन गोइंग पेंडेमिक था उस टाइम पर, तो ये ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया था। आज भी ये चल ही रहा है, तो कभी किसी ना किसी को आप कोविड सुनते ही हो। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी इसमें देखी गई थी, जिसने हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था, जिसमें हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को मेडिकल इक्विपमेंट, वैक्सीन्स और जो भी एसेंशियल सप्लाईज़ हैं वो प्रोवाइड किए थे। अब यहाँ पर है बेरूत एक्सप्लोजन 2020 का था, जिसमें हमने इमीडिएट एड प्रोवाइड किया था, जिसमें इंडिया ने अगेन अपनी डिज़ास्टर रिलीफ में अपनी कमिटमेंट शोकेस की थी, जहाँ पर इंडिया ने लेबनान में मेडिकल सप्लाईज़ और ह्यूमैनिटेरियन एड सेंड किया था। फिर असम फ्लड्स आते हैं, जिसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे जाते हैं असम फ्लड्स में, तो नेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था। तो रिपीटेडली इंडिया ने अपने रिसोर्सेज और अपना सपोर्ट और एड प्रोवाइड किया है जितने भी डिवास्टेटिंग फ्लड्स हैं असम में, उसको रोकने के लिए, और उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी आते हैं अब इसके साथ। पहला लिमिटेशन तो यही आता है कि हमारे पास तो खुद के लिए रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से हम कैसे डिज़ास्टर रिस्पांस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। पहला हमारे पास ये आता है कि लिमिटेशन है रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हो। फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी जो ये डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब कि मान लो आपने कोई भी डिज़ास्टर आया किसी फलानी कंट्री में, जैसे इंडिया नेपाल का जो पूरा टॉपिक चला था, यहाँ पर मान लो आपका कहीं पर कोई भी अर्थक्वेक आ गया, कोई भी डिज़ास्टर हो गया, तो अभी क्या होता है कि हमने एक सपोर्ट तो प्रोवाइड कर दिया, पर उस सपोर्ट प्रोवाइड करने के कुछ टाइम बाद ही ये होता है, ये डिज़ास्टर इतना शॉर्ट लिव्ड होता है कि सपोर्ट जैसे ही आपका ख़त्म होता है या प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है, उसके थोड़े टाइम बाद एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या उसके थोड़े टाइम बाद वो पूरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है, पॉलिटिक्स खेलना और ये सब चीज़ें। तो जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स है ना, वो फिर जितने भी एफर्ट इंडिया ने लिए थे मान लो, वो सारी चीज़ों को ओवरशैडो कर देता है। तो यहाँ पर इंडिया नेपाल टाइज जैसे ही आपका 2015 का ये जो रिलीफ ऑपरेशंस इंडिया ने नेपाल के साथ चलाए थे, जैसे ही ख़त्म हुए वैसे ही इंडिया नेपाल के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से चालू हो गए। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, एक चैलेंज ये आता है। फिर होता है कि जितनी भी अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उनसे आपको रिफ्यूज़ल का रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी हिस्टोरिकल एनमिटीज़ और कुछ कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी रहती है। फॉर एग्जांपल क्यूबा ने अमेरिकन एड लेने से मना कर दिया था 1998 के ड्रॉट के टाइम पर। तो जो भी अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो बहुत बार मना कर देती हैं, क्योंकि उनकी इतने टाइम पुरानी मतलब प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो वो कहती हैं हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी जब 2022 का फ्लड आया था, तब इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन एड था वो लेने से मना कर दिया था। अब इसके कुछ फ्यूचर एज प्रॉस्पेक्ट्स और रिकमेंडेशंस भी देखे गए हैं। जैसे पहला है आपका डिज़ास्टर रिलीफ कैपेबिलिटीज़ इसमें स्ट्रेंथन होती हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग करके। फिर दूसरा आपका आता है कि अगर आप मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क बनाते हो डिज़ास्टर रिलीफ कोऑपरेशन के लिए इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में, तो वो चीज़ आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, एक मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क बनता है डिज़ास्टर रिलीफ कोऑपरेशन के लिए, सब लोग साथ में आके एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ डिज़ास्टर रिलीफ इनिशिएटिव्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो, ताकि आपकी जो डिप्लोमेटिक एंडेवर है और ज़्यादा ब्रॉड कर पाओ, आप एक ट्रस्ट और कंपैशन आप डेवलप कर सकते हो, पीपल टू पीपल टाइज डेवलप कर सकते हो डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स लेके, ताकि आपका आपस में ही ट्रस्ट और कंपैशन और बढ़े, आपके
टाइज़ और आपके रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ और बेटर हो पाएँ। डिज़ास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी आप ऑल इन ऑल इसको कंक्लूड करके बोलोगे कि इंपॉर्टेंट टूल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस आपके स्ट्रेंथन करने में, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली ये एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है नेशंस के साथ, ताकि आप इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इफेक्टिवली एड्रेस कर पाओ।